बॉन्ड एक कर्ज डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनियां बॉन्ड्स की डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या भूमिका है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी उसको काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। कूपन रेट और यील्ड में क्या अंतर है? एक स्टेबल इनकम देता है, इसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है, अश्योर्ड इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये ओवरऑल पोर्टफोलियो को सभी को एनरिच मनी की तरफ से हमारा नमस्कार। आज हम सीए श्री निरंजन जी से बॉन्ड में निवेश करने के बारे में जानेंगे। हेलो सर। हेलो शगुन जी। बॉन्ड एक कर्ज डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनियां और गवर्नमेंट बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटी इत्यादि इससे पैसा उठाती हैं पब्लिक से, और ये पैसा वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं। अगर आप देखो, इंडिया में तकरीबन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का बॉन्ड मार्केट है और वर्ल्ड वाइड तकरीबन 133 ट्रिलियन का बॉन्ड मार्केट है। इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से थोड़ा छोटा है, तकरीबन 57% इक्विटी मार्केट की, और वर्ल्ड वाइड ये इक्विटी मार्केट का 110% है। बॉन्ड में चूँकि कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है, एक स्टेबल इनकम रहता है, इसलिए बॉन्ड बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया भर में, जबकि इक्विटी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं जैसा हम जानते हैं। बॉन्ड्स की डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या भूमिका है? देखिए, बॉन्ड एक स्टेबल इनकम देता है, इसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है, और जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो उसको बैलेंस आउट करता है। तो जब मार्केट काफ़ी बढ़ता है तो बॉन्ड एक रीजनेबल इनकम देता रहता है। जब मार्केट काफ़ी गिरता है तो भी बॉन्ड उसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ये मार्केट से अलग चलता है। तो अगर आप देखो, इसमें कैपिटल का प्रोटेक्शन है, इसमें रेगुलर इनकम है, और इसमें हम लॉन्ग टर्म एक अश्योर्ड इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करता है। किन की टर्मिनोलॉजीज और शब्दावली का नॉलेज बॉन्ड इन्वेस्टर्स को होना चाहिए? देखिए, बॉन्ड में कई तरह की शब्दावली यूज होते हैं, जैसे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जब बॉन्ड इशू होता है, जिसे कि हम पार वैल्यू भी बोलते हैं, वो बॉन्ड का ओरिजिनल वैल्यू होता है, जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं। टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, टेन्योर ऑफ द बॉन्ड यानी जो बचा हुआ समय है। अगर कोई 10 साल का बॉन्ड है और हम तीसरे साल में हैं, तो हम बोल सकते हैं अभी ये 8 साल और चलेगा, इसे हम टेन्योर बोलते हैं, टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। अगला शब्द है कूपन रेट। कूपन रेट यानी जिस ब्याज दर पे बॉन्ड इशू हुआ है। समझिए, कोई बॉन्ड अगर 10% ब्याज दर पे हुआ है इशू, तो उसका कूपन रेट 10% ही रहेगा। उसके बाद का एक शब्द है जिसे बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो जो बॉन्ड बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग के होते हैं, यानी जिसका बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस रहेगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट के रिस्क कम रहेंगे, उसको ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग मिलती है। तो जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, केयर, इकरा, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो उन्हें क्रेडिट रेटिंग देती है। तो जितना अच्छा क्रेडिट रेटिंग रहेगा उतना स्टेबल बॉन्ड होगा और उतना ही कम ब्याज दर मिलेगा उस बॉन्ड पे। ट्रेडेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। जैसे एक बार इशू हो गया, फिर हम उसे ले जाके सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक शब्द है जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं कि कितना पीरियड या कितनी अवधि है। ड्यूरेशन का अर्थ होता है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर जाएगा, अगर इसी तरह इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ता है तो बॉन्ड कितना ज़्यादा नीचे आएगा। इसके अलावा जैसे बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, कि आज अगर हम कोई बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उसका सारा फ्यूचर कैश फ्लो अगर हम ऐड करें तो हमको कितनी यील्ड मिलेगी उससे। तो यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब अगर हम उस बॉन्ड को होल्ड करें मैच्योरिटी तक तो हमें कितना उससे यील्ड आएगा। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स, जिसमें कि जो बॉन्ड इशूअर कंपनी या गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उनके पास राइट्स होता है कि वो उस बॉन्ड को कभी भी कॉल बैक करे, यानी उसका रीपेमेंट कर दे और उस बॉन्ड को ख़त्म कर दे। मेरा अगला क्वेश्चन है, कूपन रेट और यील्ड में क्या अंतर है? देखिए, जो कूपन रेट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपनियां या गवर्नमेंट एजेंसी जो बॉन्ड इशू करती है वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड होती है उस रेट को पे करने के लिए। जिस भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है उसकी कूपन रेट जनरली कम होते हैं, और जिस भी कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग अगर कमज़ोर होता है तो उसकी कूपन रेट्स बहुत हाई होते हैं। अगर बहुत ही ख़राब क्रेडिट रेटिंग हो तो उनके जंक बॉन्ड की कैटेगरी में डालते हैं। उसमें अगर जितना भी इंटरेस्ट रेट मिले पर उनकी कैटेगरी जंक बॉन्ड होती है। जबकि यील्ड यानी आपको जो असली मुनाफा हो रहा है,
अगर आप 100 रुपये का बॉन्ड समझिए आज 80 रुपया में लेते हैं और उस पर आपको 8% करके ब्याज मिलता है, तो आपका 80 रुपया लगा के ही 100 रुपया पे 8% मिलने लगा, तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। यील्ड यानी असली मुनाफा, निवेश पे असली मुनाफा। सर, तो बॉन्ड प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं? देखिए, जो फ्यूचर कैश फ्लो आने वाले हैं, चाहे वो ब्याज के रूप में आए, चाहे वो मूलधन प्रिंसिपल के रूप में आए, उन सबको हम लोग लिस्ट डाउन करें और उसको डिस्काउंटिंग रेट पे अगर हम करेंट प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए तो उससे बॉन्ड का वैल्यू निकलता है कि आज उसका क्या वैल्यू होना चाहिए। दूसरे जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं कि अभी वो बॉन्ड किस ब्याज रेट पे इशू हुआ है और मार्केट में क्या रेट चल रहा है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी उसको काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह अगर क्रेडिट रेटिंग उस बॉन्ड की कमज़ोर है तो उसकी वैल्यू भी कमज़ोर रहेगी। यही सब प्राइमरी चीज़ है जो बॉन्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। कितने प्रकार के बॉन्ड्स मार्केट में मिलते हैं? जैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड एक प्रकार है जिसमें कि कंपनियां बॉन्ड्स इशू करती हैं। कंपनियां अपने बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट कराती हैं और उसके हिसाब से उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन होता है। दूसरे हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडीज़ इशू करती हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट या एमपी गवर्नमेंट, ये सब इशू करते हैं। इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटी बैक्ड होती है, तो इसलिए इन सब का जनरली ब्याज दर कॉर्पोरेट बॉन्ड के मुकाबले कम होता है। फिर म्यूनिसिपल बॉडीज़ भी इशू करते हैं क्योंकि म्यूनिसिपल बॉडीज़ को भी काफ़ी पैसा चाहिए होता है अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, वो भी तकरीबन गवर्नमेंट बॉडीज़ की श्रेणी में ही आते हैं। फिर कुछ बॉन्ड्स कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं जिसमें एक अवधि के बाद वो बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर रेट पे वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक दूसरा प्रकार है जिसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें कि हर महीने या हर साल ब्याज नहीं मिलता। इनिशियली जब शुरू में बॉन्ड इशू होता है उसी टाइम उसे डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर 100 रुपया आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा तो वो इशू होता है, जैसे सोच लीजिए कि 70 रुपये पे, तो उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्रेडिट रेटिंग्स क्या है और ये बॉन्ड्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रभावित करती है? क्रेडिट रेटिंग एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है जो इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे केयर, फिच, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, मूडी, ये सब उस कंपनी के सॉल्वेंसी के बारे में करती है। तो वो एक डिटेल असेसमेंट करती है कि वो कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कि मैच्योरिटी पे कितने कॉन्फिडेंटली वो पैसा वापस कर सकती है निवेशक का। तो जिस कंपनी की जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है उसको उतने ही कम ब्याज दर पे बॉन्ड का पैसा मिल जाता है, और जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत ख़राब होती है उसे बहुत ज़्यादा ब्याज दर देना पड़ता है पैसा उठाने के लिए। तो जो बहुत ही अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स होते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स बोलते हैं, जबकि जो बहुत ही बेकार क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स होते हैं उन्हें जंक ग्रेड बॉन्ड्स बोलते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के क्या इम्पैक्ट्स है बॉन्ड प्राइसेस पर? देखिए, इन्फ्लेशन से किसी भी चीज़ की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो अगर समझिए कोई बॉन्ड 7% भी इशू हुआ है और इन्फ्लेशन का दर अगर सपोज करिए 9% है, तो रियल रिटर्न -2% हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बॉन्ड के रिटर्न से ज़्यादा तेज भाग रहा है। वहीं अगर इन्फ्लेशन बॉन्ड के रिटर्न से कम हो, जैसे 7% का बॉन्ड है पर इन्फ्लेशन अगर 5% ही हो, तो रियल रिटर्न 2% पॉजिटिव होगा। इसी तरह जब डिफ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो अगर कोई बॉन्ड समझिए अगर 7% पे इशू हुआ था और डिफ्लेशन हो रहा है तो इंसान को 7% करके ही मिलेगा, पर डिफ्लेशन के चलते उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में डिफ्लेशन में एक रिस्क और भी होता है, जिसे अगर बॉन्ड कम इंटरेस्ट रेट पे इशू होने लगे तो आपको उससे बॉन्ड के प्राइसेस पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉन्ड अगर ज़्यादा रेट पे इशू हो रखे हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क बॉन्ड प्राइस को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मार्केट में तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड कम इंटरेस्ट रेट पे चल रहे हैं उनकी जो सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइसेस होती है वो कम हो जाती है। एक उदाहरण देता हूँ, अगर 100 रुपये का बॉन्ड 8% पे इशू हुआ था, यानी 8 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन अगर मार्केट में समझिए वो 9% हो गया तो नए बॉन्ड वालों को तो 9 रुपये मिलेगा, पुराने बॉन्ड वालों को सिर्फ 8 रुपया ही मिलेगा। इसलिए उनके जो सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 8 रुपये मिलेगा 100 रुपये लगा के पुराने बॉन्ड्स पे, तो लोग बोलते हैं हम पूरा 100 रुपया नहीं देंगे आपको, हम उससे कम देंगे। इस तरह से जब
इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो कम इंटरेस्ट के होते हैं उनकी प्राइस गिर जाती है। तो संक्षेप में एक उल्टा रिलेशनशिप है बॉन्ड की जो प्राइसेज है जो सेकेंडरी मार्केट में है और इंटरेस्ट रेट के साथ। तो जब जब इंटरेस्ट रेट गिरता है मार्केट में तो पुराने बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुराने बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं। सर, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क और मार्केट रिस्क में क्या डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में? देखिए, डिफ़ॉल्ट रिस्क वो रिस्क है जिसमें पैसा वापस नहीं करने का रिस्क होता है, चाहे वो इंटरेस्ट का पैसा वापस करना हो या प्रिंसिपल का। मार्केट रिस्क कई तरह के होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर रेट बढ़ता है मार्केट में इंटरेस्ट का तो बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे, एंड वाइस वर्सा कि जब जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह का इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, ये सब मार्केट से आते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जब हम बॉन्ड में निवेश करते हैं तो हम उसके जो भी फ्यूचर में ब्याज आने वाला है उन सबको लिस्ट करते हैं। अगर हम उसे मैच्योरिटी तक रखते हैं तो उस पर हमें प्रिंसिपल कितना वापस आएगा वो देखते हैं, और साथ ही जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो भी हम उस पर लगाते हैं। क्योंकि अगर हमें ब्याज मिलता है समझिए 8% और अगर हम 30% टैक्स ब्रैकेट पे हैं तो 2.4% हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा इफेक्टिव यील्ड 2.4% कम हो जाएगा, यानी सिर्फ 5.6% ही रह जाएगा। तो यील्ड हमें फ्यूचर डेट पे जो नेट कैश फ्लो रहेगा उसको डिस्काउंट करके ही कैलकुलेट करना चाहिए। सर, तो टैक्स पे बॉन्ड का क्या इम्पैक्ट होता है और किन किन पहलुओं में देखना चाहिए? देखिए, कुछ बॉन्ड टैक्स फ्री होते हैं जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। जैसे कुछ म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं, कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, उसमें जितना आपको कूपन रेट दिया जाता है वही मिलता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जबकि बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जिन पे आपको टैक्स लगता है। तो आप अपनी टैक्स स्लैब को देखिए कि आप कितनी टैक्स स्लैब पे है, 10% पे है, या जो बहुत ही अल्ट्रा रिच पीपल हैं वो ऑलमोस्ट 39% टैक्सेस देते हैं, 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। तो उन सबको हमेशा पोस्ट टैक्स रिटर्न ही देखना चाहिए। अगर कोई लोग बॉन्ड में पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर समझिए हम कोई बॉन्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन आता है उस पर भी टैक्स लगता है। अगर उसे 3 साल तक होल्ड किया जाए तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है, नहीं तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाता है, और अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो टैक्स रेट है वो उन पर लागू हो जाते हैं। बॉन्ड्स के इन पहलुओं को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें एनरिच मनी।